देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर संसद में गतिरोध जारी। दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के भवन की रखी आधारशिला। कहा, गिफ्ट सिटी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में दावा मजबूत कर रहा है भारत। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज समेत कई प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग। मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की है नींव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं छात्र। जून महीने में 12.7% बढ़ा 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी। सेंसेक्स 57,570 अंक के साथ 3 महीने के उच्च स्तर पर। डॉलर के मुकाबले 45 पैसे मजबूत हुआ रुपया। यूरोपीय देशों में मंदी का खतरा। 19 यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति जुलाई महीने में रिकॉर्ड 8.9% पर। तेल और गैस की कीमतों में उछाल के चलते बढ़ी महंगाई दर। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में रविंद्र भारती भवन में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 91वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्र सरकार ने समर्पित पोर्टल पर दर्ज कराई गई जन शिकायतों के निपटारे की अवधि को मौजूद 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिनों तक करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके की आम परिषद की बैठक के खिलाफ ओ पनीरसेल्वम गुट की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट को 3 सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। वायुसेना का एक MiG-21 युद्ध विमान राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलटों, विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की जान चली गई। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,409 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,43,988 रह गई है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो व्यापक रक्षा और सुरक्षा समझौतों के लिए भूटान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व और अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कोविड महामारी के चलते निलंबित बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 2 साल के बाद शुरू हो गई है। पुंछ स्थित बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए 1056 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र से अनाज के निर्यात की शुरुआत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ओडेसा क्षेत्र में अनाज के निर्यात व्यवस्था का निरीक्षण किया। अमेरिका में मंकीपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क मंकीपॉक्स का एपिक सेंटर बन गया है। प्रशासन ने इससे निपटने की सभी कोशिशें शुरू कर दी हैं। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा की कार्यवाही अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अवरोध के कारण आज भी उच्च सदन में न तो शून्यकाल और न ही प्रश्नकाल चल सका। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता के आपत्तिजनक बयान पर विरोध जताया और माफी की मांग की। बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। 18 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण उच्च सदन में लगातार गतिरोध बना हुआ है। Many important questions are being listed here. I request all of you to go back to your seats. Please withdraw from the well. Let us start the question hour, please. Please. The House
stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 1st August 2022. राष्ट्रपति के संदर्भ में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर उठा विवाद थम नहीं रहा है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप और अवरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कराए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। अवरोध नहीं थमता देख सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, आज भी संसद के दोनों सदनों में लगातार गतिरोध बना रहा, क्या कुछ जानकारी है सदन से? दीक्षा, आज मानसून सत्र का लगभग 2 सप्ताह या कहें मानसून सत्र आधा आज पूरा हो चुका है, लेकिन वही कहानी जो पहले दिन से हमने देखी है, गतिरोध संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, ऐसा ही दोनों सदनों में आज भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान जो राष्ट्रपति को लेकर दिया गया था, उसको लेकर गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में आज रहा। दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही और माफी मांगने की मांग चलती रही, और हमने देखा आज भी सदन नहीं चल पाया। तकरीबन पहले दिन से हम देख रहे हैं, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव था पहले दिन, उसके बाद से विपक्ष प्राइस राइज की मांग को लेकर, जीएसटी की दरों को कम करने को लेकर वेल में आ रहा था और अवरोध पैदा कर रहे थे सदन की कार्रवाई में, जबकि पीठ द्वारा लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे सभापति उपसभापति द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, शून्यकाल को चलने दिया जाए, क्योंकि ये समय पार्टी लाइन से इतर सांसद अपने सवाल सीधा मंत्रालय से पूछ सकते हैं। कृपया उचित मंचों पर और संसदीय नियमावली के हिसाब से अपना विरोध जताया जाए। लेकिन हमने देखा कोई भी रास्ता निकलते हुए हमें नहीं दिखा, और जबकि गतिरोध की वजह से हमने देखा लोकसभा में 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करना पड़ा, और राज्यसभा में 19 पहले, फिर 1, उसके बाद 3, तकरीबन 23 सांसदों को इस सप्ताह के लिए निलंबित करना पड़ा था, क्योंकि वो बार बार अपरोध कर रहे थे। प्ले कार्ड लेकर वो अध्यक्ष पीठ पर जाकर उनके सामने उसे लहरा रहे थे, बार बार चेतावनी देने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला था। तो इस तरह की घटनाएं हमने देखी, उसके बावजूद सदन नहीं चल पाया। उस बीच में ही महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर एक बयान आता है, और दोनों पक्ष लगभग हम 2 दिन से देख रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि अब सत्र के 2 सप्ताह बचे हैं दीक्षा, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा सदन के अंदर कहा गया है कि सरकार प्राइस राइज पर चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि वित्त मंत्री अस्वस्थ थी, अब वो आ चुकी हैं। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह प्राइस राइज पर चर्चा दोनों सदनों में हो सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस के सांसद लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखा है राष्ट्रपति जी को और माफी मांगी है, तो अब ऐसा लगता है कि शायद अगले सप्ताह से सुलह का रास्ता निकले, गतिरोध टूटे और सदन में हमें सुचारू रूप से कामकाज होते हुए देखे। एक अच्छी विस्तृत चर्चा और प्रश्नकाल और शून्यकाल हमें देखने को मिल सकते हैं। दीक्षा, बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गिफ्ट सिटी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपना दावा मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के शुरुआत के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र वृद्धि हासिल करेगा। ऐसे में हमें ऐसे संस्थान बनाने चाहिए जो हमारी मौजूदा और भविष्य की भूमिकाओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में नई प्रवृत्ति उभर रही है और इस मामले में देश अब अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों की कतार में खड़ा है। इस मौके पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र प्राधिकरण मुख्यालय की आधारशिला भी रखी। भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से
ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैकाले की शिक्षा प्रणाली का एंटीडोट बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता निहित है। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप ज्ञान और संस्कृति को समृद्ध करती है। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र की जड़ों के साथ तालमेल बिठाने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे देश से अभूतपूर्व स्वीकृति मिली है। तो मैं वो दिन दूर नहीं देखता, शायद 1 दशक के कम समय के अंदर फिर से एक बार समग्र विश्व को चकाचौंध करने वाले विश्वविद्यालय हम हमारी भूमि पर ही बना सकते हैं। मेरू की स्थापना ये भी इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। देश में 5वीं पीढ़ी के स्पेक्ट्रम की नीलामी चौथे दिन भी जारी रही। अब तक हुए 16 दौर में कुल 1,49,623 करोड़ रुपए की बोलियां आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ईस्ट सर्कल में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम में जियो और एयरटेल ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल और गौतम अडानी की कंपनी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया भी 5G स्पेक्ट्रम की दौड़ में है। बोली के पहले दिन मंगलवार को 4 दौर की नीलामी में 1.45 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। एक दिसंबर 2022 से या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वाली एक नई तस्वीर दिखाई देगी, जिस पर लिखा होगा कि तंबाकू से दर्दनाक मौत हो सकती है। यह तस्वीर 1 दिसंबर से 1 साल की अवधि के लिए वैध होगी। मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, पैकेजिंग और लेबलिंग नियमावली 2008 में संशोधन के माध्यम से 21 जुलाई 2022 को नई स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, पैकेजिंग और लेबलिंग तीसरी संशोधन नियमावली 2022 के तहत संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे। अधिसूचना सरकार की वेबसाइट पर 19 भाषाओं में उपलब्ध है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। ओलंपिक्स में मिले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। देखना ना भूलिए भारत एक सोच मेरे साथ। The expanding role of the Indian Navy and India's strategic interests in the ASEAN region, particularly the South China Sea, to counter China's strong footprint. Everybody is sailing there, despite claims and counter-claims. And if you have the capacity, you are a regional player going beyond the Indian Ocean, Absolutely. at least to the South China Sea. So Right. these capacities will help us, no end. This great power contestation that we are witnessing, both Americans and American presence there and Chinese pushing back, is actually causing this great degree of consternation in ASEAN. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset View. ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सड़क परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार रोधी शाखा को जांच करने का निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में हैप्पीनेस उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने यहां ढोल भी बजाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में अपने आवास पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी नेता राम गोपाल यादव से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विनोद के पॉल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और उन्हें 7 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। त्रिपुरा सरकार ने केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर तक राज्य के हर परिवार को पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा। वर्तमान में कुल 3,90,000 से ज्यादा परिवारों को नल का साफ पानी मिल रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लंदन से दिल्ली पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए वहां गए थे। तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से हटाए जाने और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के एक दिन के बाद पार्थ चटर्जी ने कहा कि उनके विरुद्ध साजिश की जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने केरल के इडुक्की जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज को दोबारा खोलने और 100 छात्रों को दाखिला देने की अनुमति दे दी है। बिहार के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए ने 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। पहली प्राथमिकी 26 संदिग्धों के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि दूसरे में एक का नाम लिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है। रामबन जिले में पत्थरों के टूटकर गिरने और भूस्खलन के कारण बाधित राजमार्ग की सफाई के बाद फंसे वाहनों को निकालने की अनुमति दी गई है। अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को अप्रत्याशित और सदी में एक बार आने वाला संकट करार देते हुए कहा कि देश ने अपने वैज्ञानिकों और आमजन की मदद से आत्मविश्वास के साथ इसका सामना किया है। अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी ने हर देश की परीक्षा ली है। उन्होंने कहा कि देश ने अपने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पेशेवरों और आमजन की मदद से अज्ञात समस्या का आत्मविश्वास से मुकाबला किया है। Was unprecedented event. It was once in a century crisis that nobody had an user manual for. It tested every country. As you know, adversities reveal what we are made of. 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जून महीने में 12.7% बढ़ा है। एक साल पहले इसी महीने में इसमें 9.4% की वृद्धि हुई थी। जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 बुनियादी उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में मई 2022 में 19.3% की वृद्धि हुई थी। जून महीने में कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और बिजली उत्पादन क्रमशः 31.1%, 15.1%, 8.2%, 19.4% और 15.5% बढ़ा।
घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 712 अंक से अधिक उछाल के साथ 3 महीने के उच्च स्तर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सेंसेक्स 712.46 अंक बढ़कर 57,570 अंक पर बंद हुआ। 25 अप्रैल के बाद यह सेंसेक्स का सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 228.65 अंक यानी 1.35% की तेजी के साथ 17,158 अंक पर बंद हुआ। बेहतर तिमाही नतीजों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की घरेलू बाजार में लिवाली और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से निवेशकों को भरोसा मिला है। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज रुपया 45 पैसे की तेजी के साथ 79.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी और डॉलर के कमजोर होने से रुपए को मजबूती मिली है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के ताजा पूंजी प्रवाह से भी रुपए को समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर इस वन्य जीव के संरक्षण की दिशा में सक्रियता से काम कर रहे लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इस बात पर खुशी जताई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों से वर्ष 2014 से 2018-19 की अवधि में देश में बाघों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि बाघ अभयारण्यों की संख्या 9 से बढ़कर 52 हो गई है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 2,967 बाघ हैं, जो विश्व में बाघों की कुल आबादी का 75% है। उन्होंने लोगों से बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। सेना लगातार लोगों को बचाने में जुटी हुई है। पुंछ नदी में अचानक आई बाढ़ में करीब 30 लोग फंस गए, जिसके बाद सेना ने बचाव अभियान शुरू कर उन्हें बचा लिया। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने विपक्षी दलों के साथ बातचीत शुरू की है ताकि उन्हें अपनी अगुवाई वाली सर्वदलीय सरकार में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का ये कदम प्रशासन में विश्वास सुनिश्चित कर दिवालिया हो चुके देश को बदतर आर्थिक संकट से निकालने की कोशिशों का हिस्सा है। वहीं विश्व बैंक ने साफ कर दिया है कि संकटग्रस्त श्रीलंका को तब तक नया वित्त पोषण नहीं दिया जाएगा जब तक वहां एक पर्याप्त व्यापक आर्थिक नीति का मसौदा तैयार नहीं हो जाता। इससे 2 दिन पहले एक अन्य वैश्विक वित्तीय निकाय IMF ने श्रीलंका से कहा था कि वह चीन सहित अपने ऋणदाताओं के साथ कर्ज पुनर्गठन करे। इसके बाद ही उसे राहत पैकेज दिया जा सकता है। यूरो मुद्रा का उपयोग करने वाले 19 देशों में जुलाई माह के दौरान मुद्रास्फीति रिकॉर्ड 8.9% पर पहुंच गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संकट के कारण तेल और गैस की कीमतों में उछाल के चलते महंगाई दर बढ़ी है। हालांकि महंगाई दर बढ़ने के बावजूद यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ मामूली वृद्धि हुई है। 1997 के बाद से इन यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है। ऊर्जा की कीमतों में 39.7%, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 9.8% और माल के भाव में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। बाईसवें राष्ट्रमंडल खेलों की रंगारंग शुरुआत हो गई, जिसमें खिलाड़ी अब एक दूसरे से खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। ड्रम वादक अब्राहिम पेडी टटेह ने राफ्टर्स से भरे अलेक्जेंडर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह की शुरुआत की। इसके बाद भारतीय शास्त्रीय गायक और संगीतकार रंजना घटक ने कार्यक्रम की अगुवाई की। इस बीच लाल, सफेद और नीले रंग की 70 कारों ने मिलकर ब्रिटेन का ध्वज यूनियन जैक बनाया। बर्मिंघम की संस्कृति और विविधता को प्रदर्शित करने के बाद महान विदूषक चार्ली चैपलिन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद भागीदार राष्ट्रों की परेड शुरू हुई। राष्ट्रमंडल खेलों की परंपरा के अनुसार पिछली बार के खेलों का मेजबान ऑस्ट्रेलिया
परेड में सबसे पहले आया और उसके बाद ओसेनिया क्षेत्र के अन्य देश आए। ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ी 15 स्थलों पर 19 खेलों की 280 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। $7.7 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर घूमने वाले गॉर्गोसॉरस डायनासोर का कंकाल $6.1 मिलियन में बिका है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।